नमस्कार। आज है करगिल विजय दिवस और करगिल विजय दिवस वाले दिन हम लोगों ने यानी कि भारत ने एक ऐसा जवाब दिया था पाकिस्तान को कि वो कई दशकों तक तो नहीं भूलेगा इसको और आज तक हिम्मत भी नहीं हुई। आज तक हिम्मत भी नहीं हुई पाकिस्तान की कि ऐसी कोई हरकत वो कर पाए। इसी में बात करेंगे कर्नल दानवीर सिंह से। कर्नल दानवीर सिंह उस एरिया में सर्व कर चुके हैं कश्मीर में और कितनी टफ टेरेन है जीतने के लिए। पहली चीज़ मैं कर्नल सर आपको बहुत-बहुत स्वागत। सर पहली चीज़ पाकिस्तान को कितना करारा जवाब दिया गया था कि वो आज तक दोबारा ऐसी कोई काम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ को ये लगा था कि ये काम करके वो 71 का थोड़ा-सा बदलाव उतार पाएँगे क्योंकि उनको लगता था कि ये हाई एल्टीट्यूड, सुपर हाई एल्टीट्यूड इलाका है, यहाँ पर आम चलना ही मुश्किल है। तो युद्ध लड़ना तो बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा और ख़ास तौर से जो हमलावर सैनिक हैं, उनके लिए तो बहुत ही अ, ना के बराबर ये एक मिशन होगा और हम खाली पहाड़ियों पर जाके कब्ज़ा कर लेंगे, तो हमारी तरफ से कोई एफ़र्ट ज़्यादा लगेगा नहीं और वहीं इंडिया की तरफ से बहुत ज़बरदस्त एफ़र्ट लग जाएगा, जो कि उसके बस की नहीं है और उस समय इंडिया की इकोनॉमी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उसको ये लगता था कि वो इंडिया पर हावी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वहाँ पर इंडियन फ़ौज ने ये बता दिया कि भई आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत रही और उनको बुरी तरह बेइज़्ज़ती कर उनको हार का सामना करना पड़ा। वो तो मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये पाकिस्तान के फ़ौजी हैं, वो तो कहते थे कि ये मुजाहिदीन हैं यानी कि आतंकवादी हैं और उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन सारी पोल खुल गई। मेरे ख़्याल से मेरे को अगर याद हो उस पाकिस्तानी फ़ौजी का नाम राहत अली था या निहायत अली था, कोई ऐसे अली था वो। अ, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का जो कि प्रिज़नर ऑफ वॉर बना और उसने हॉस्पिटल से इंटरव्यू दिया था। ये मतलब जब पत्रकार ने पूछा तो उसने सारी पोल खोल दी और इनफैक्ट पोल क्या खुली वो तो ख़ैर जो फ़ौजी थे उनको तो सब अच्छी तरह मालूम ही था और जब लड़ाई हुई और जब वो उनके लोग मारे जाने लग गए और फिर जब पाकिस्तान जो लॉजिस्टिक सप्लाइज़ मेंटेन ना कर पाया और तब ये कहानियाँ चली सरेंडर करने की भी कहानी चल रही थी कि सरेंडर भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन हमारे भी इरादे बिल्कुल क्लियर थे कि हम सरेंडर कोई लेना नहीं चाहते थे। सरेंडर होगा, फिर वो पीडब्ल्यू कैंप होगा, फिर उसके बाद में फिर आदान-प्रदान और ये सब फालतू की बातें होंगी। तो हमने भी कोई अगर कोई इक्का-दुक्का पीडब्ल्यू हो गया बात और है, अदरवाइज़ ना हमने कोई बंदी बना के रखा और ना उनको ऐसा कोई मौका मिला कि वो बंदी बना पाएँ। तो ये इस तरीके की लड़ाई थी और बहुत ही खूनी लड़ाई हुई, बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हुई और ये हमारे ही सैनिक थे जो ये कर सकते थे क्योंकि हमें ये याद रहे कि हमारा जो सैनिक आता है, वो खेत खलिहानों से आता है, बहुत मज़बूत, मेंटली, फिज़िकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक का हमारा सैनिक होता है और मेरे ख़्याल से शायद ही दुनिया में उसके पैरेलल का कोई सैनिक कहीं आपको कहीं मिले। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी सेनाओं के सैनिकों को देखा है। तो हमारे सैनिक बहुत टफ हैं। फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल बहुत टफनेस है, दिमागी तौर पर बहुत मजबूत है और ये सारी जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये फिज़िकल तो होती हैं, मेंटली भी मेंटल जो मजबूत होता है, वो विजय प्राप्त करता है और ये हमने दिखा दिया। राइट। सर ये जो लड़ाई थी, इसमें दुश्मन ऊँचाई पे था और हम नीचे थे। तो ये नीचे वाला कितना बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम थी, जो कि हमारी आर्मी ने एकदम यंग लड़के थे, सारे एकदम यंग लड़के थे जिन्होंने ऊपर जाकर के कइयों ने शहादत दी। सुप्रीम सैक्रिफाइस था कइयों का, कितना टफ काम था ये, ऊपर से दुश्मन है मैंने आप नीचे से चढ़ना। मैंने आपको बताया कि अ, चलिए इसको ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको 10 मंजिला इमारत चढ़नी है तेज़ी से सीढ़ियों से, तो कैसा रहेगा? यहाँ पे आप नोएडा, दिल्ली में हैं, यहाँ पे चढ़ के देखिए ज़रा एक बारी, ग्राउंड हुँ, फ्लोर से 10वें फ्लोर तक जाइए सीढ़ी से चढ़ के हुँ, और फिर इसके अंदर आप अपने पीठ के ऊपर
10-20 किलो का वजन लाद लीजिए और फिर एक आदमी 10वें फ्लोर पे खड़ा कर दीजिए, उसको बोलिए कि तू ऊपर से बस पत्थर मारना शुरू कर दे और मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ। तो इसी एक तजुर्बे से आपको पता चल जाएगा कि कारगिल में क्या रहा होगा जब हाइट जो है वो 14,000 से 20,000 फुट की है, ऑक्सीजन कम है। अगर आप लेह लद्दाख गए हैं तो आपको पता होगा कि 10-12 कदम चलने के बाद भी ही साँस चढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कितना मुश्किल रहा होगा इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। और यहाँ पर दुश्मन पत्थर नहीं मार रहा था, यहाँ पर दुश्मन गोलियाँ चला रहा था, बम वर्षा हो रही थी और हमारी तरफ से भी हो रही थी। और ऐसी में आप लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, लड़ाई जीत रहे हैं। आप उस व्यक्ति को हरा रहे हैं जो अ, बहुत ही मजबूती से 10वीं मंजिल पे बैठा हुआ है और आप उसको झेलते हुए और शहादतें देते हुए आप वहाँ पहुँच के और आप उसको मार देते हैं और अपना जो इलाका है उसको वापस ले लेते हैं। तो ये है, अगर आपको इससे समझ में आया हो कि कितनी मुश्किल होगी तो आप इसको आप जान सकते हैं। सर उस समय हमारे पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी नहीं थे। आज फार बेटर हम लोग हैं। उस समय जिस पोज़ीशन से हम लोग बोफोर्स ले जा सकते थे, आज तो हमारे पास लॉइटरिंग म्यूनिशन और क्या-क्या नहीं है। अ, उस समय ये काम इतना टफ था, लेकिन फिर भी एक मुँह तोड़ जवाब दिया गया। क्या पाकिस्तान को ऐसा जवाब दे दिया गया है कि अब वो हिम्मत ना करे लेकिन मुझे मुझे पाकिस्तान के इरादों पे हमेशा शक ही रहता है। अ, किस तरीके का मतलब क्या लगता है पाकिस्तान अब सँभल के पाकिस्तानियों रहेगा? को पाकिस्तानियों को खुद के इरादे पे शक रहता है, क्योंकि जो आदमी कई लोग हैं जिनकी आँख चलने की आदत होती है, वो पिक्चरों में देखा होगा कि आँख चल गई, कंट्रोल हुँ, में नहीं है। तो पाकिस्तान एक इस बीमारी से ग्रस्त है। वो खुद पे उसको कंट्रोल नहीं है कि वो कब हिंदुस्तान पे क्या कर दे। ये हुँ, उसकी आदत है, ये उसकी बीमारी है और अ, वो कोई सबक सीखने वाला नहीं है। वो 48 में सबक सीखा। 48 के अंदर भी तो उसकी फ़ौजों की बहुत दुर्गति हुई, काफ़ी पीछे खदेड़ा। वो तो हमारे नेहरू जी अगर ना जाते यूनाइटेड नेशंस और ज़्यादा अपना स्टेट्समैन टाइप विज़न दिखाने का प्रयास ना करते, तो अ, आज अधिकृत कश्मीर नाम की कोई चीज़ ना होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 65 में भी वो हारे। 65 में बहुत सारी ज़मीन उन्होंने खोई। अ, दुनिया भर का पैटर्न टैंक लेके आए थे, सेबर जेट्स लेके आए थे, सबकी दुर्गति हुई। 71 में तो उन्होंने अपने मुल्क ही तुड़वा लिया और कारगिल की लड़ाई के बाद इतनी बेइज़्ती हुई, ये सब दुनिया ने देखा कि कैसे अ, इंडिया के अल्टीमेटम के बाद अमेरिका को मध्यस्थता करनी पड़ी और मुशर्रफ और नवाज़ शरीफ के वो विजुअल्स हम सबको याद हैं जब बिल क्लिंटन से मिलने के बाद वो बाहर निकले। तो ऐसे लग रहा था कि बिल क्लिंटन ने वहाँ पर बाउंसर्स रखे हुए थे और नवाज़ शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ की जम के धुनाई करी, क्योंकि मुँह इतने उतरे और रुआँसे थे। और फिर बाहर निकल कर इन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया और अपनी जो भी कुछ फ़ौज थी उसको वापस हटने का हुक्म दिया और ये पूरा का पूरा जो इनका जो अभियान था वो फ़ेल हुआ। तो पाकिस्तान के ऊपर विश्वास तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। ना पाकिस्तान पे, ना पाकिस्तानियों से आप आप उन पे कभी विश्वास नहीं कर सकते। राइट। सर एक चीज़ और कि ये एक डिप्लोमैटिक विक्ट्री तो थी, नो डाउट अबाउट इट। एक मिलिट्री विक्ट्री भी थी, जिस मिलिट्री विक्ट्री को हम लोगों ने इग्नोर भी नहीं किया। हमने ये बताया कि ये मिलिट्री विक्ट्री थी और हमारी आर्मी बहुत शौर्य से लड़ी। इस मिलिट्री विक्ट्री के बाद तो पाकिस्तान को ये समझ में आ ही गया होगा कि इंडिया से लड़ना आसान काम नहीं है। इसके बाद क्या पाकिस्तान के रवैये में कोई चेंज आया? कुछ नहीं चेंज आया। आप साँप को दूध पिला लें तो क्या वो आपकी पप्पी ले लेगा? ऐसा नहीं होगा। तो ये सब वो ये जो अमन की आशा और आजकल जो ये अ
यूट्यूब और पबजी और फेसबुक पे जो आप प्यार और मोहब्बत के अफसाने देख रहे हैं, ये रियल नहीं है। और इनमें से भी अगर मौका लगेगा तो ये तुरंत धोखा दे देंगे। ये एक आज से नहीं, सदियों वाली ये कहानी है, कोई नई नहीं है। तो इस चक्कर में हमें कभी फँसना नहीं चाहिए, कभी पड़ना नहीं चाहिए। हमारे को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से शायद भारत को पूरी तरह क्लैरिटी है इस बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इस झांसे में नहीं आएँगे, आ ही नहीं सकते। आप चाइना पे फिर भी विश्वास कर लेंगे, पाकिस्तान पे नहीं कर सकते। राइट। चाइना पे भले ही विश्वास किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान पे नहीं किया जा सकता। सर एक फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा कि ये करगिल ने इंडिया को क्या सिखाया? पाकिस्तान को तो जो सिखाया, इंडिया को क्या सिखाया? एक तो थिएटर कमांड करगिल की देन है। दूसरी चीज़ मतलब क्या-क्या सिखाया इंडिया को? इंडिया को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, थिएटर कमांड एक था, फिर अपनी फ़ौज को यंग रखना, ये हुँ, दूसरा था। फिर हथियारों की जो कमी है और जिस पे जो विलंब रहता है उसकी खरीदो-फ़रोख्त में, ये तीसरा था। हुँ, और और चौथा ये था कि आपको हथियार घर में ही विकसित करने चाहिए, और विदेशी ताकतों पर और विदेशी सामान के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो हमें समझाता सिखाता है, और अ, अ, ये एक बहुत बड़ी सीख है। और अगर आप ध्यान से देखें, जो कारगिल से हमने सीखा है, हम हुँ, धीरे-धीरे ही सही, समय ज़रूर लगा, लेकिन आप देखें कि सारे बिंदुओं पर हमने पेशरफ्त करी है, हम आगे बढ़े हैं। और अभी जैसा आपने बोला, थिएटर कमांड भी अब बिल्कुल अनाउंसमेंट हो सकता है। शायद 26 जनवरी तक हो जाए, या शायद पहले भी हो जाए कांट से। बट हमारी ये आगे चल रही है। आत्मनिर्भर के क्षेत्र में भी हम कितने आत्मनिर्भर हो चुके हैं पहले के मुताबिक, और अब हम तो एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि कारगिल से हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ चीज़ें नाविक एक और चीज़ जो कि इंडिया ने करगिल से ही सीखा। तो इंडिया अपने आप को आज जहाँ पहुँचा है कि हम चाइना से टक्कर ले रहे हैं, वो भी करगिल की ही मेहरबानी थी। इस पूरे गेम में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया था। साथ में हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया था। हमारी सेना की वो उपलब्धि शायद देश नहीं भूल पाएगा, और आज हम उन सबको नमन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और होगा। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद सर।